11 साल में हमने इतनी उपलब्धि हासिल करी, उसे 55वें नंबर से पहुंचा के 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। और 111वां नंबर पे इसलिए पहुंचा दिया क्योंकि शायद 111 की शगुन राशि मानी जाती होगी। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करा गया था, करोड़ों लोग आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। कितना शानदार काम हुआ है। 25 करोड़ जनता को जब पंचर पुत्र कह देते हैं, कितना शानदार काम हुआ है देश में। 15.5 लाख का सैन्य बल हमारे पास होने के बाद फिर भी हमारे को आके अमेरिका जाके दादागिरी दिखा जाता है और एक दिन में आके अपना लठगाड़ता है, सीज फायर करो वरना तुम्हारे से व्यापार बंद कर दिया जाएगा। कितने शानदार विश्व गुरु हुए हम पिछले 11 साल में। देश हित के लिए इनको सत्ता के भूखे, इनको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कार्यकाल को क्या नाम देना चाहिए? तबाही काल, अमृत काल नहीं मृत काल, सरेंडर काल कहूंगा सबसे बड़े शब्द इसके लिए शानदार यही हुआ। तीसरे काल के शुरुआत में इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये काल सरेंडर काल कहलाया जाएगा। हरकतें जो बीजेपी के नेता आए दिन करते रहते हैं, चाहे वो एक नहीं कई नेता गिना सकता हूँ मैं। ऐसे नेता सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं जो गंदी राजनीति करते हैं और गंदे लोग हैं। ये सबसे देशद्रोही पार्टी है, देश के विरोध काम करने वाली पार्टी, संविधान के विरोध काम करने वाली निकम्मी पनौती पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को पहला साल पूरा हो चुका और ऐसे में मंत्रिपरिषद की मीटिंग होनी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये पूरी मीटिंग होगी। 11 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और इसी के साथ बड़े संकल्प लेने की चर्चा भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या तीसरे कार्यकाल का पहला साल जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को हुआ है वो मजबूत सरकार का एक नजारा रहा या फिर मजबूत सरकार की हकीकत है? मजबूत वर्सेस मजबूत पर चर्चा करेंगे और समझेंगे पहला साल कैसा रहा। और शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं मंत्रिपरिषद की मीटिंग। पहला साल पूरा हो चुका है एनडीए सरकार को, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, क्या कुछ करना चाहेंगे? जैसे पहले 2 थे 2 जमा 2 शून्य, सीधी सी बात है। 2 घटा 2 शून्य। पहले 2 में भी 0 थे, तीसरी बार भी 0 है, 1 0 और बढ़ गई है। बस कार्यकाल को तो यही मिलेगा, पहले 1 शून्य फिर 2 शून्य, अब तीसरा शून्य है उसमें और जुड़ गया जी। 11 साल की उपलब्धियों पर बात चल रही है। हाँ जी, 11 साल की उपलब्धियाँ इतनी है हमने हासिल करी हैं। 11 साल पहले हमारा देश जो है भुखमरी सूचकांक में 55वें नंबर पे था। 11 साल में हमने इतनी उपलब्धि हासिल करी, उसे 55वें नंबर से पहुंचा के 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। और 111वां नंबर पे इसलिए पहुंचा दिया क्योंकि शायद 111 की शगुन राशि मानी जाती होगी। पवित्र मानते होंगे 111 को, अक्सर हम बात कहते जी 111 अच्छी राशि होती है, बढ़िया राशि, तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा कि 55वां नंबर बढ़िया नहीं है यार, ये तो 2.5 में आता है, मैं इसे सैकड़े में पहुँचाऊंगा। 2.5 से उठा के उन्होंने सीधा 11 साल में सैकड़ों में पहुँचा दिया। 11 साल पहले हमारे देश में सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या जो थी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करते थे, गरीबी रेखा से नीचे लोग हुआ करते थे, सिर्फ 22.5 करोड़। आज 11 साल की उपलब्धियों में हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने हो गए? 81.5 करोड़, जिन्हें 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है। कितनी शानदार उपलब्धि है। आज से 11 साल पहले हमारे देश में जो है वैज्ञानिक काम करा करते थे, राडार के लिए काम करा करते थे, राडार डेवलप करा करते थे। 11 साल पहले एक महामानव का अवतरण होता है और वो आगे सारे वैज्ञानिकों को धता बताते हुए कहता है, अरे भाई बादल आ जाएंगे, राडार काम नहीं करेंगे, तब एयर स्ट्राइक करना। कितनी शानदार उपलब्धि हमने 11 साल में हासिल करी। आज से पहले पूरे विश्व में, पूरे देश में कहीं भी गटर की गैस से चाय का उत्पादन नहीं हुआ था। पिछले 11 साल में एक महामानव अवतरित होते हैं और वो बताते हैं आके देखो गटर की गैस से चाय भी बनाई जा सकती है। तो फिर 11 साल में उपलब्धियाँ तो हुई हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो नंबर 1 था, 53वां नंबर हुआ करता था 180 देशों में, आज वो 163 पहुंच गया है। सीधा 110 नंबर की छलांग 11 साल में। हर साल यानी कि 10 का आप बढ़ा लिए चलते चले जाइए, 11 साल में 110 नंबर सीधे बढ़ गए। पासपोर्ट इंडेक्स में हमारे पासपोर्ट की नंबर हुआ करता था 55वां, आज हमारा पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर हो चुका है 85वां। कितनी शानदार उपलब्धि है पिछले 11 साल में। कौन कहता है पिछले 11 साल में काम नहीं हुआ? हुआ है, खूब हुआ है। देखिए तो सही कितना शानदार काम हुआ है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करा गया था, करोड़ों लोग आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। कितना शानदार काम हुआ है। काला धन वापस लाने की बात करी थी आज से 11 साल पहले, 11 साल में वो काला धन 2 गुना से 3 गुना पहुंच चुका है। कितना शानदार काम हुआ है। पूरे देश में जो है अलग जगाई गई थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब हमने सत्ता संभाली, हम पूरे देश का आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 11 साल बीत गए, 11 साल में 11 छोड़िए, एक भी स्मार्ट सिटी का कोई मुझे नाम बता दे तो मैं हकदार हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ। तो कितना काम हुआ है 11 साल में, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिमों के आप बीच में देखिए खाई कितनी गहरी खुद गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को 25 करोड़ जनता को जब पंचर पुत्र कह देते हैं, कितना शानदार काम हुआ है देश में। कितना शानदार काम हुआ है। 25 करोड़ जनता को कहते हैं तुम तो पंचर पुत्र हो। फिर अब ईद आई थी, बीच में मीठी ईद थी, मीठी ईद पे तमाम लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई। आज से पहले 11 साल में अभी आपने कभी देखा? 11 साल पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि ईद आ रही है और ईद पे खान पान की एडवाइजरी जारी करी जाए? कभी नहीं हुआ करता था। अब फिर से ईद आ रही है, बकरा ईद, अब फिर से ज्ञान पेलना लोगों ने शुरू कर दिया, ज्ञान बांटना शुरू कर दिया है। जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। और वही लोग जाके सबसे पहले चिकन मटन की दुकानों पर लाइन लगा के खड़े होते हैं।
जो आज इस बात को अलग जगा रहे हैं। तो 11 साल में काम हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है। लेकिन शर्मा जी, जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो ये चर्चा तेज चली कि मजबूत सरकार या फिर मजबूर सरकार। एक साल में क्या नजर आया, कितनी मजबूती रही बीजेपी की इस कार्यकाल में? मजबूती आप देखिए, सबसे पहले G7 में हमारे यहाँ हर बार ऑनरेरी तरफ से बुलाया जाता था प्रधानमंत्री को। इस बार G7 में हमारे प्रधानमंत्री को न्योता ही नहीं मिला। कितनी मजबूत सरकार है, और कितनी मजबूत सरकार है। एक तरफ तो हवाला दिया जा रहा है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं हम, विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं हम। उस $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के बाद, रक्षा बजट हजारों करोड़ का होने के बाद, 6.5 लाख करोड़ का रक्षा बजट हमारा होने के बाद, 15.5 लाख का सैन्य बल हमारे पास होने के बाद, फिर भी हमारे को आके अमेरिका जाके दादागिरी दिखा जाता है और एक दिन में आके अपना लठ गाड़ता है, ट्वीट करता है, सीज फायर करो वरना तुम्हारे से व्यापार बंद कर दिया जाएगा। कितने शानदार विश्व गुरु हुए हम पिछले 11 साल में। आज से पहले किसी गांधी भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी सरेंडर कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इसे सरेंडर ही कहा जाएगा। आपके पीछे पूरा 140 करोड़ लोगों का बल खड़ा हुआ है, आपके पीछे $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी हुई है, आपके पीछे जो है 15.5 लाख का सैन्य बल खड़ा हुआ है और 10 लाख का जो है रिजर्व जिसे कहा जाता है। 15.5 लाख तो हमारे वो हैं जो नियमित सैनिक है और 10 लाख जो है अनियमित सैनिक जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें रिजर्व सैनिक कहा जाता है, अर्ध सैनिक बल जिन्हें कहा, यानी 25 लाख की हमारे पास सेना मौजूद है। तमाम हमारे पास टैंक मौजूद हैं, हवाई मिसाइलें मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। और उसके बावजूद भी ट्रंप साहब आते हैं, कहते हैं अगर तुम दोनों ने सीज फायर नहीं करा तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा, और वो आगे डर के मारे सरेंडर करके, हाँ जी हाँ, पाकिस्तान DGMO से फोन आया था इसलिए हमने सरेंडर किया, इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। अरे पाकिस्तान तो सीज फायर के लिए कहेगा ही कहेगा, जब वो पिट रहा है, जब उसकी धुनाई हो रही है, जब उसकी ठुकाई हो रही है, जब उसे कुत्ते की तरह खदेड़ के मारा जा रहा है हमारी सेना द्वारा, तो वो तो गुहार लगाएगा ही लगाएगा। आप पीछे क्यों हट गए? और वो भी तब जब तमाम देश आपके साथ खड़ा हुआ है, तमाम विपक्षी दल पूरे देश के सारे आपके साथ खड़े हुए, बच्चे से लेकर बूढ़ा, नौजवान, किसान, जवान, हर व्यक्ति, महिला, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है। फिर भी आपने उनकी बात मान ली, क्यों मान ली? सरेंडर का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उधर देखिए तिरंगा यात्रा के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे घर पे घुसकर मारा, धर्म पूछकर मारा था, हमने धर्म बताकर मारा। बिल्कुल जी, घर में घुसकर ऐसे मारा कि घर में घुसने से पहले ही जो है उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। इन्फॉर्मेशन दे दी गई हमारे एस जयशंकर साहब द्वारा, विदेश मंत्री साहब द्वारा इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी गई कि हाँ जी, हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, लेकिन हम आपके नागरिक ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, हम आपके सिविलियंस को नहीं मारेंगे, हम आपके सैनिक ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे। कितनी शानदार, हम आपके आतंकवादी ठिकानों पे हमला करेंगे, और आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने की इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर हमले करे जाते हैं। दुश्मन को संभालने का पूरा मौका दे दिया गया। कौन सा ऐसा भैया अक्लमंद आदमी होता है जो दुश्मन को पहले सचेत करता है कि मैं आ रहा हूँ और हमला करने आ रहा हूँ? उनको पूरा निकलने का मौका दिया, भागने का मौका दिया, उन्हें सचेत होने का मौका दिया, जिसकी वजह से हमें भी नुकसान उठाना पड़ा। आज हमारे CDS अनिल चौहान साहब क्या कह रहे हैं सिंगापुर में जाके, जरूरी ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, जरूरी ये है कि वो विमान क्यों गिरे। तो यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं, यही सवाल तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ तो हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। जब हम उसके कारणों का पता लगाएंगे तभी तो हम आगे जाके उसमें कुछ उनको सुधार कर सकेंगे। क्या हमारी मिसाइल प्रणाली ढंग से काम नहीं करी, क्या हमारी युद्ध नीति ढंग से काम नहीं कर पाई, क्या हमारी रणनीति कारगर नहीं थी। जब हम अपनी कमियों पे समीक्षा करेंगे तभी तो हम आगे के लिए ढंग से आकलन कर पाएंगे। कैसे देखते हैं तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है, क्या हुआ इन 11 साल में, और खासकर तीसरे काल में क्या मोदी सरकार ने बड़े डिसीजन लिए? डिसीजन तो जैसा बताया शर्मा जी ने, सही डिसीजन, वही डिसीजन लिए, बेकार डिसीजन लिए। देश हित के बारे में नहीं सोचा, देश के विपरीत सोचा है। हिंदू मुसलमान करा है देश के अंदर, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया गया, बड़े फैसले लिए मोदी सरकार ने, वक्फ कानून पास करा दिया गया। इन्होंने खाई पैदा करी, इन्होंने देश के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया, इन्होंने देश के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया कि आम आदमी की खाई बढ़ती जा रही है। उस खाई को दूर करो ना, खत्म करो उस खाई को, क्यों बढ़ा रहे हो, मत बढ़ाओ। तो कैसी लगती है ये मजबूत सरकार है या फिर मजबूर सरकार है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहयोगी दल है? देखो, ये इनके पास सारे जुगाड़ है, इन्हें मतलब मजबूर सरकार तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके पास सारे जुगाड़ है। क्या लिखा है बैसाखी की, बैसाखी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी सरकार नहीं गिरी। 10 साल से देख रहे बैसाखी कुछ नहीं हुआ, बैसाखी 5 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मजबूत सरकार जो है देश हित के लिए है या फिर सत्ता के लिए? सत्ता के लिए, देश हित के लिए नहीं। इनको सत्ता के भूखे, इनको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 1 मिनट, ये भैया कुछ मुझे दिख रहे, इधर आएगा, थोड़ा सा गमछा डाले हुए, ये क्या लिखा हुआ है? कट्टर हिंदू? जी कट्टर हिंदू। क्यों जी लिखवाया मैंने, मेरा शौक था, मेरा मन था। कट्टर हिंदू और हिंदू में क्या फर्क होता है? जी हिंदू और कट्टर हिंदू में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। जो अपने धर्म के लिए कट्टर होता है, मतलब आजकल जैसे कि
अब धर्म परिवर्तन का बहुत ज़्यादा मामला बढ़ गया। ईसाई लोग 5,000 10,000 रुपये दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हमें कोई 1 करोड़ दे, माथे पे बंदूक रखे, हम कभी नहीं धर्म परिवर्तन मतलब करें। आपको कोई रिश्वत दे या आपको कोई डराए तब भी आप धर्म परिवर्तन नहीं करें? हम सनातनी थे, हम सनातनी है, सनातनी रहेंगे मरते दम तक। कौन करा रहा है धर्म परिवर्तन? जी बोले तो ईसाई लोग करा रहा है, मुस्लिम लोग करा रहा है, ईसाई लोग बहुत ज़्यादा करा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि हिंदुत्ववादी सरकार में हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारे यहाँ यूपी में 90% जो पंडित थे ना, पंडित वो जाटव हो गए। मायावती के शासन में जितने पंडित थे ना, सब चमार बन गए। तो इसीलिए कट्टर हिंदू लिखवा कर घूमना चाहिए। हाँ, पैसा उससे- तिलक लगाना, कुछ न कुछ पहचान चाहिए। तब हिंदू होने की भी पहचान चाहिए क्या शर्मा जी? जी थोड़ा सा आगे आइए। वो कह रहे हैं हिंदू होने की पहचान लेकर घूमना चाहिए, तो कट्टर हिंदू या फिर तिलक लगा के घूमना? देखिए जी, आप जो हैं वही रहते हैं, आपको प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या हैं ये आपका व्यवहार बताता है, ये आपका आचार विचार बता देता है, ये आपकी कार्य प्रणाली बता देती है। कहीं कोई लिखवाने की जरूरत नहीं, कोई टैगलाइन लेने की जरूरत नहीं होती। भगवान जब पैदा करता है, वही मैं पुरानी बात उठाता हूँ, क्या कोई हमें टैगलाइन दे के पैदा करता है जो हमें लिखवा के घूमना पड़ेगा कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर मुस्लिम हैं, हम कट्टर सिख हैं, कट्टर ईसाई हैं? कौन लिखवाता है? कौन नहीं लिखवाता? पैदा होने के बाद उसे माँ बाप उसके धर्म दे देते, ठीक है अपने धर्म का पालन करी जाइए, बात खत्म। इंसानियत तो दिखा दीजिए। ना हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, समझे नहीं? ऊपर वाले ने सिर्फ चार जात बना के भेजी है, हिंदू मुस्लिम बना के नहीं भेजा। मैं बता रहा हूँ, एक औरत, एक मर्द, एक हिजड़न, और बाकी चार जातियां पीएम मोदी भी बताते हैं। दूसरी ऊपर वाले से इंसान बना के भेजा है। हमारा साईं बाबा का क्या कहना, सबका मालिक एक है, समझे नहीं? और वो गाना सुना है तुमने? ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान की औलाद इंसान बनेगा, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान की सियासत बढ़ गई है। सर, आप कह रहे हैं सरेंडर कर लिया, राहुल गांधी तीखे प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भी टिप्पणियां सामने आ गई। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी प्रवक्ता बनना बंद करें, पाकिस्तानी भाषा बोलना बंद करें। कब तक राहुल गांधी इसी तरीके से देश विरोधी बयान देते रहेंगे? देखिए जी, देश विरोधी बयान तो यही लोग देने हैं। सबसे ज़्यादा देश विरोधी तो इनका इतिहास है। आप थोड़ा सा पीछे चले, अगर जब जनता पार्टी का जन्म हुआ 1980 में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का, उससे पहले जनता पार्टी का जन्म था। जनता पार्टी में मोरारजी देसाई इनके प्रधानमंत्री बने। उन्हीं मोरारजी देसाई को 1990 में निशाने पाक से सम्मानित करा गया या नहीं करा गया? हाँ भैया, एक मिनट, निशाने पाक से सम्मानित किसने करा? आज तक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के, मोरारजी देसाई, जिन्हें पाकिस्तान ने अपने सर्वाधिक सबसे ऊंचे सिविलियन अवार्ड से नवाजा, निशाने पाक से, पहली चीज। उसके बाद 2005 में हमारे जो है अडवाणी जी कहाँ गए थे? पाकिस्तान। क्या करने गए थे? जिन्ना की कब्र पे फूल चढ़ाने, माथा टेकने। तो पाकिस्तान परस्त कौन हुआ? 2005 के बाद उससे पहले 1999 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी 1999 में जो है लाहौर गए बस में बैठकर संबंध सुधारने के लिए। संबंध ऐसे सुधरे कि जब वो वापस आए तो मई में कारगिल में चढ़ाई कर दी गई थी पाकिस्तान द्वारा। सिर्फ 3 महीने में कारगिल युद्ध हमें झेलना पड़ गया था। 99 के बाद फिर आया 2015 में, 2014 से पहले, उससे पहले 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे घोषित दुश्मन को, पाकिस्तान को, उनके वहाँ से राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था या नहीं बुलाया था? अपनी सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी में बुलाया। उसके बाद 1 साल बाद ही 25 दिसंबर 2015 को हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बुलाए, बिना किसी को बताए बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच गए, नवाज शरीफ के दरवाजे पे। मैं आ गया हूँ, मुझे बिरयानी खिलाओ, मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ, मुझे बिरयानी खिलाओ, मुझे केक खिलाओ। और वहाँ से बदले में लेके गया है 25 दिसंबर 2015 की ये घटना है। और आने वाले 1 हफ्ते बाद ही 2 जनवरी 2016 को हमारे पठानकोट एयरबेस में हमला हो गया था। और उस पठानकोट एयरबेस में हमला होने के बाद सबसे शर्मनाक बात क्या रही? उसी ISI को, जो उसका मास्टरमाइंड मानी जा रही थी, उसी ISI को बुला के हमारे पठानकोट एयरबेस में जांच का अधिकार दे दिया गया कि आ जाइए, आप जांच कर लीजिए। वही हमारे ऊपर हमला करने वाले और उन्हीं को जांच का अधिकार दिया जा रहा है। इससे बढ़िया कि पाकिस्तान परस्ती और किसकी मिलेगी? सब इतने बड़े बड़े 3 नेता। लेकिन राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, चीन के एजेंट है। तो आप क्या कर रहे हो साहब? आपने चीन के खिलाफ क्या करा? आपने अभी तक चीन के खिलाफ क्या करा? चीन हमारे जो है लेह लद्दाख में घुस के हमारी जमीन कब्जाए बैठा है, 4600 स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में हमारे उसने सैकड़ों गांवों के नाम बदल दिए। आपने क्या करा? छोटा सा नेपाल जैसा देश अपने 100 रुपए के नोट में हमारे हिमाचल दर्रे में लीपू लेक और काला पानी दर्रा है, उन दोनों दर्रों को उसने अपने 100 रुपए के नोट पे छाप दिया। जैसे हमारे यहाँ 100 रुपए के नोट पे पीछे मंदिर, अपने जंतर मंतर वगैरह ये सब चीजें छपती हैं, कोणार्क मंदिर छपता है, इसी तरह उसने हमारे हिमालय दर्रियों के 2 क्षेत्र, 2 दर्रे, उनको छाप दिया। आपने क्या करा? 8000 एकड़ जो है नेपाल
हमारी ज़मीन कब्जाए बैठा है। एसएसबी को, सीमा सुरक्षा बल को बोलने की मनाही है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश हमें आंख दिखा रहे हो और आप कहते हो कि जी चीन की भाषा बोल रहे हैं। चीन की भाषा तो आप बोल रहे हो। चीन ने 2019 में गलवान घाटी में आक्रमण करा था, हमारे 19 सैनिकों को शहीद करवा दिया आपने। 19 सैनिक शहीद हुए और हमारी जो वहाँ पे नियंत्रण रेखा थी, चीनी सैनिक उसे क्रॉस करके अंदर आ गए थे। नियंत्रण रेखा पे 1962 युद्ध के भारत और चीन युद्ध के हीरो हमारे मेजर शैतान सिंह का स्मारक बना हुआ था, परमवीर चक्र विजेता का स्मारक बना हुआ था, उसे चीनियों ने कब्जा कर लिया और उसे तोड़ दिया। लेकिन हमारे जनता को उन्होंने ये बात बाहर नहीं आने दी और उसके बाद आज वहाँ पे क्या है, बफर जोन बना दिया है। उसे उस जोन को खत्म ही कर दिया वहाँ पे, परमवीर चक्र विजेता का अपमान। और उसके बाद हमारे मोदी जी ने अब बदला कैसे लिया, टिकटॉक ऐप बैन करके। टिकटॉक बैन ऐप कर दी जी मैंने, चाइना से बदला ले लिया और उसके बाद चाइना को क्लीन चिट दे दी। ना कोई आया ना कोई घुसा है, ना कोई आया ना कोई घुसा है। कार्यकाल को क्या नाम देना चाहिए? तबाही काल। आने वाले टाइम में और आपको तबाही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। काल दावा किया जाता है। अमृत काल नहीं, मृत काल, सरेंडर काल कहूंगा। सबसे बड़े शब्द इसके लिए शानदार यही हुआ। तीसरे काल के शुरुआत में इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये काल सरेंडर काल कहलाया जाएगा। सर आपकी क्या राय है, तीसरा कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया, मोदी जी ने कितने काम किए? तीसरे कार्यकाल की मैं बात करूं, इनके मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी सत्ता की बात करूं और बीजेपी नेताओं की बात करूं तो मेरे पीछे मुझे को याद आता है कि इनकी अश्लीलता हरकतें जो बीजेपी के नेता आए दिन करते रहते हैं, चाहे वो एक नहीं कई नेता गिना सकता हूँ मैं। ऐसे नेता सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं जो गंदी राजनीति करते हैं और गंदे लोग हैं। ये इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति गंदी है, महिलाओं के प्रति अपनी टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो हमारी बहन कुर्सी हो या फिर कोई भी हो। शासित पार्टी है ये कहा जाता है, सबसे देशद्रोही पार्टी है, देश के विरोध काम करने वाली पार्टी, संविधान के विरोध काम करने वाली निकम्मी पनौती पार्टी है। इस कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ, लेकिन पहले साल पर ही जनता की राय जो हम आपको सुना रहे थे। अमृतकाल, अच्छे दिन का दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, लेकिन क्या 11 साल में देश के हालात सुधरे और गरीबों की अच्छी दिन आए हैं? इस पर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM आपके साथ नफीसा खान।